हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम सब मिल करके प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। तो आइए देखा जाए प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देंगे भाई। ये मान लेते हैं कोई एक चिकना पॉलिशदार तल है। ठीक, ये कोई ऐसा तल है जो चिकना तथा पॉलिशदार है। यम डैश। यदि इस तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो तो यहाँ से टकराकर पुनः प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से देखेंगे, किसी एक ही माध्यम में, समांगी माध्यम में जब कोई प्रकाश गमन करता है तो एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक भैया। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकरा करके प्रकाश से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान देंगे, एक ही माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक भैया। कोई भी समांगी एक ही माध्यम हो, समांगी पारदर्शी माध्यम हो, लेकिन एक ही माध्यम हो, तो उसमें जो प्रकाश किरण गमन करेगी वो एक सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक भैया। जब प्रकाश किसी चिकने, ध्यान देंगे परिभाषा, आप ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो पुनः प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक भैया। ये इसका परिभाषा है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कन्फर्म हुआ भैया? इतनी बात, परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। जो प्रकाश किरण चलकर तल से टकराती है उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। कन्फर्म हुआ? और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। ठीक। जिस तल से टकराती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल। ठीक भैया। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर गिरती है या टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। इतना बात कन्फर्म हुआ? इस आपतन बिंदु से, ध्यान देंगे, इस आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा को, देखिए क्या बताया गया, इस आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत, देखिए ये लंबवत रेखा है। ये रेखा जो है मान लेते यन डैश। ठीक भैया,
यन डैश से एक लंबवत रेखा है, तो इस लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहा जाता है? अभिलंब। ठीक, अब यहाँ आपतित किरण अभिलंब के बीच ये कोण बन रहा है, इसी को कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से व्यक्त करते हैं। कौन सा कोण भैया? आपतन कोण। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना ये कोण परावर्तन कोण कहते हैं इसे, जिसे आर से व्यक्त किया जाता है। फिर से ध्यान देंगे भाई, कोई प्रकाश किरण इसी माध्यम से चलकर परावर्तक तल से जो टकराती है, उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस तल या पालिशदार तल से टकराती है, उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। कन्फर्म होगा? परावर्तक तल पे स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। कन्फर्म हो रहा भाई? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण आई व्यक्त किया जाता है या आपतन कोण कहलाता है, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से व्यक्त किया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको आशा करते हैं समझ में आ गया। फिर से देखेंगे भाई, ये है एक परावर्तक तल जो कि पालिशदार तल है। इस पर जब कोई किरण आकर टकराएगी तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन लगभग एग्जाम में, हर साल एग्जाम में 7 सेट में से किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है। आप ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखें। तो आप देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम। प्रथम नियम, प्रकाश के परावर्तन संबंधित मुख्यतः 2 नियम हैं। उस नियम से पहला नियम ध्यान देंगे। ये देखिए एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ध्यान देंगे, परावर्तन घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया भाई? ध्यान देंगे, प्रथम नियम कैसे लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन घटना में आपतित किरण, आपतित किरण और भैया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कन्फर्म होगा भाई? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तक क्लियर हुआ प्रथम नियम। दूसरा नियम देखिए, द्वितीय नियम। ध्यान देंगे भाई, द्वितीय नियम देखिए, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल से जिस कोण पर आपतित होती है या जिस कोण पर परावर्तक तल के जिस कोण पर, द्वितीय नियम देखेंगे, आपतित किरण परावर्तक तल के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण परावर्तक के साथ उतना ही अंश का कोण बनाता है। अर्थात जो आपतन कोण होगा सदैव परावर्तन कोण के
बराबर होगा। ठीक भैया, तो दूसरा नियम लिखेंगे, आपतन कोण जिसे कहते हैं कोण आई तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ब्रैकेट में आर लिखिए। ठीक, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कन्फर्म हुआ भाई? ये दो नियम अति महत्वपूर्ण हैं, आप इन सबको नोट करते रहिए और आशा करेंगे कि आप रिवीजन भी करते रहिएगा। आपको आज प्रकाश से परावर्तन संबंधित जानकारी दी गई, ये जानकारी आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखा जाए दर्पण, दर्पण क्या चीज होता है। तो आइए देखा जाए भाई दर्पण, ये मिरर है। दर्पण को शीशा मत कहिएगा, क्योंकि गांव में आखिर दर्पण को ही शीशा कहते हैं। ठीक भैया, तो दर्पण क्या है और शीशा क्या है, ध्यान देंगे। उस शीशा को हम दर्पण कहेंगे, ठीक, उसे शीशा नहीं कहा जा सकता, उसे दर्पण कह सकते हैं। तो आइए देखा जाए दर्पण क्या है। जैसे मान लेते हैं यह एक समांगी पारदर्शी माध्यम कांच है भाई, ये क्या है, एक कांच है जो कि समांगी पारदर्शी माध्यम है। इसमें दो तल, यदि इसके एक तल पर, ध्यान देंगे, इसके एक तल पर चांदी या पारे की कलई करके, ठीक भैया, कलई कहा जाता है, चांदी या पारे की कलई करके इस पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, लाल ऑक्साइड का कह सकते हो पेंट कर दिया जाए, जिसका दूसरा तल चमकदार कह सकते हो कि परावर्तक तल का कार्य करेगा। कौन सा तल हो जाएगा, परावर्तक तल। और इस प्रकार से प्राप्त निकाय क्या कहलाएगी, दर्पण। ध्यान देंगे परिभाषा, यदि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के एक तल पर चांदी या पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाए, तो इसका दूसरा तल परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार से प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। कन्फर्म हुआ भैया? ये परिभाषा है दर्पण का। ठीक, सुबह उठ के जब हम बाल झाड़ते हैं भाई, सबसे पहले अपना मुख देखते हैं, सब लोग देखते हैं भाई, तो वो शीशा नहीं, वो दर्पण है। लेकिन सब लोग कहेंगे भैया शीशा में चेहरा निहार रहे हो, है ना।
दर्पण दो प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। दर्पण के प्रकार में दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। कन्फर्म हुआ भाई? समतल दर्पण की अगर बात करें तो ध्यान देंगे, समतल दर्पण हेडिंग। समतल दर्पण के बारे में देखा जाए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल कैसा हो भाई? समतल हो। जिसका परावर्तक तल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। कन्फर्म हुआ? इस आपके सामने एक दर्पण ये है, इसका आप देख रहे परावर्तक तल क्या है? समतल है। इसी दर्पण को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। समतल दर्पण के बारे में परिभाषा तो आपको समझ में आ गया। आइए देखा जाए कैसे बनाएंगे। एक ऐसा दर्पण हो, ठीक, जिसका एक तल कलई किया गया हो। यह है कलई किया गया तल। और ये तल कहलाएगा परावर्तक तल। तो इस प्रकार से प्राप्त युक्ति क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक भैया। तो आइए देखा जाए समतल दर्पण के कुछ गुणधर्म को देख लेते हैं। समतल दर्पण का गुणधर्म, इम्पोर्टेंट गुणधर्म देखेंगे। पहला गुणधर्म आप ध्यान देंगे, जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं आईने में, आईना एक शब्द है भैया, आईने के 100 टुकड़े ना। जब आईने में देखते हैं तो जितना गोल चेहरा, जितना लंबा चेहरा, नाक टेढ़ी जो भी है, जैसे दिखाता है, जैसा है वैसे दिखाता है, ठीक। तो आप पहले लिख देंगे कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब भाई अभी नहीं पढ़ाया गया है, इसके बाद वाली वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। बस समझिए जो हमारा चेहरा दिखता ना है वो प्रतिबिंब है। जैसे हम सुबह उठ करके जब चेहरा देखते हैं आईने में, तो आईने में दिखा हुआ चेहरा ही क्या है? प्रतिबिंब है। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी है।
सीधा आभासी वह वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर बनता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था गुणधर्म का। दूसरा ध्यान देंगे, यदि कोई भी व्यक्ति या ऊंचाई का वस्तु है और वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है दर्पण में, ध्यान देंगे तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? वो न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आधे के बराबर होनी चाहिए। ध्यान देंगे भैया, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी वस्तु की ऊंचाई की कितना होगी? आधी होगी। ध्यान देंगे, किसी वस्तु जिसकी ऊंचाई कितना है, मान लेते हैं वस्तु की ऊंचाई h है, ठीक। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी का मतलब जैसे h मीटर है, h इकाई है, तो बस प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? h/2 आधी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन था, आगे देखेंगे। ठीक भैया, इतना दूसरा पॉइंट तो समझ में आ गया। तीसरा देखेंगे कि कोई भी दर्पण, जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतने ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब आभास होगा। अर्थात दर्पण से, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान देंगे, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण यही है, इसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या दिखाई देगा? वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी की क्या होता है? बराबर। प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। कन्फर्म हुआ भाई? अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी। आगे लिखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यही कारण है कि जब सैलून में बाल कटवाने जाते हैं ना, तो आगे पीछे 2 शीशा जबरदस्त लगा रहता है भैया, और उसमें हम एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन जब शीशा में देखते हैं तो हम जैसा बहुत प्रतिबिंब दिखाई देता है, लगेगा हम बहुत जगह बैठे हैं। यही कारण है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अनंत होने के कारण ही जो दो दर्पण को यदि हम समांतर रख करके उसके बीच में बैठ जाएं तो हमारा जो प्रतिबिंब दिखेगा दर्पण में, वो बहुत सारा प्रतिबिंब दिखेगा। कन्फर्म हुआ बात भाई? ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आइए देखा जाए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ध्यान देंगे भाई, बोला है यदि इसे काट करके अलग कर लें, देखिए यहाँ काटें, यहाँ रख दिए, और इधर का यदि काटें तो यहाँ रख दें, और इस प्रकार से गोलीय भाग के किसी एक तल पर चांदी या पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए। इसके 2 तल होंगे ना, किसी एक तल पर, या बाहरी तल पर या
आंतरिक तल पर, एक तल पर यदि पेंट पॉलिश कर दिया जाए तो इसका दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करेगा। ध्यान देंगे, अगर ये ऊपर साइड में कलई कर दिया गया है, कलई हुआ भाग, यहाँ पे अंदर की तरफ किया गया कलई हुआ भाग, तो इसका दूसरा तल, ये देखिए अंदर वाला तल किसका कार्य करेगा? परावर्तक तल का कार्य करेगा। परावर्तक तल, यहाँ भी ये उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य कर रहा है। परावर्तक तल, तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ पाए भैया? आइए देखा जिसका परिभाषा, किसी गोलीय दर्पण, गलती हो गई, किसी खोखले गोले, किसी खोखले कांच के गोले को काटकर, किसी खोखले कांच के गोले को काटकर यदि इसके एक तल पर चांदी या पारे का लेप लगाकर, चांदी या पारे का लेप लगाकर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय, इस प्रकार से प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। ये बात कन्फर्म हुआ भाई? जैसे आपके सामने एक कांच का खोखला गोला था, इसके एक सिरे को काट करके इसे काट दिया गया, तो इस प्रकार से एक आकृति मिली। यदि इसके एक तल पर कलई कर दिया जाए तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता है और इस प्रकार से प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक भैया, आप देख रहे हैं कि इसके गोलीय भाग, जो काटा हुआ गोलीय भाग है, इसमें दो तल हैं। एक में क्या किया गया है, बाहर की तरफ कलई कर दिया गया और एक तरफ अंदर की तरफ कलई कर दिया, अर्थात एक देख रहे परावर्तक तल अंदर की ओर है और एक का परावर्तक तल उभरा तल है। तो इस संरचना के अनुसार, इस प्रकार से प्राप्त दर्पण के अनुसार हम बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का भाई? दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ध्यान देंगे, अवतल, अव से अगर हम आ ले लें तो अंदर का तल यदि परावर्तक तल, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला तल परावर्तक तल का कार्य करेगा, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल जिसका परावर्तक तल का कार्य करे, ऐसा गोलीय दर्पण आप देख रहे हैं इसके उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य कर रहा है, तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। फिर से देखेंगे, अवतल, आ से लेंगे अंदर का तल परावर्तक तल का कार्य करे और उ से उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करे। यदि अंदर का तल परावर्तक तल का कार्य कर रहा है तो अवतल दर्पण, और यदि उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य कर रहा है तो उत्तल दर्पण हुआ। कन्फर्म हो गया भाई परिभाषा? आइए परिभाषा लिखा जाए ध्यान से अवतल दर्पण का।
ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर का तल परावर्तक तल का कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ध्यान देंगे भाई। ये आपके सामने एक गोलीय दर्पण का खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। यदि इसके बाहर वाले तल पर कलई कर दिया जाए, कलई किया हुआ भाग, किया हुआ तल लिख सकते हो, तो दूसरा तल किसका कार्य करेगा? ये परावर्तक तल का कार्य करेगा, अंदर वाला तल परावर्तक तल। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर वाला तल परावर्तक तल का कार्य करे, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। कौन दर्पण है भाई? अवतल दर्पण। ठीक। और उत्तल दर्पण को ध्यान देंगे। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करे। आप देख रहे हैं खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है। यदि यहाँ पे अंदर वाले तल पर कलई कर दिया जाए, ठीक, तो इसका बाहर वाला तल क्या होगा? परावर्तक तल का कार्य करेगा, परावर्तक तल। ये अंदर वाला भाग कौन सा है? कलई किया हुआ तल है, कलई किया हुआ तल। तो उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करेगा, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, भाई उत्तल का छोटा ऊ ले लो, उभरा हो गया ना भाई, जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करे, परावर्तक तल का कार्य करता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करता है, कौन दर्पण कहलाता है भाई? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहलाता है। आप देख रहे हैं दोनों दर्पण चित्र के माध्यम से आपको बताया गया, और आशा करते हैं गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो, कैसे प्राप्त होता है, ये आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुई। आगे के वीडियो में हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझाएंगे। तब तक के लिए भाई इसे नोट बनाइए, इसे नोट करिए और रिवीजन करिए और आप भी लाभ लीजिए। और जो विद्यार्थी या जो दोस्त आपके मित्र लाभ लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको भी बताइए। और आप भी नोट्स बनाते रहिए, आप भी मेहनत करते रहिए। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।